वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के हवाले से कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या कुछ बाज़गश्त है। तो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ना सिर्फ बाज़ आप ये कहें कि वफाकी वज़रा के बयानात पर सख्त एतराज़ उठाया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपनी काबीना को कंट्रोल करने का भी मुतालबा कर दिया है। साथ ही बिलावल भुट्टो ने कश्मीर से मुतालिक मुतनाज़ बयानात और फिर बल्दियाती इंतखाबात और फिर इत्तेहादी सियासत के मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। इससे पहले GB इलेक्शंस के हवाले से भी हम देख रहे थे, वहाँ पर भी इसी तरह से तनकीद का सिलसिला जारी था। जबकि दूसरी जानब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मुलाकात में सियासी ताउन और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक सामने आया। इसके अलावा उन्होंने पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे और खत्ते की सूरत हाल पर भी अहम गुफ्तगू की है। इन सब मौजूआत पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने गुफ्तगू की है, ये उस गुफ्तगू का नतीजा था जो कि वज़ीर दिफा ने एक निजी TV चैनल में प्रोग्राम में बात की थी और कश्मीरियों की कश्मीरियत के ऊपर सवाल उठाए थे। स्पेशली रावलाकोट के कश्मीरी को उन्होंने कहा था कि वो कश्मीरी नहीं है, दीरकोट के कश्मीरी नहीं है। उसके ऊपर हमें बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा से सीख पा नजर आए। पहले सुनते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते रहे कल, और कल आपने भी वैसे सुना होगा वो कौमी असम्बली में उनका बयान, लेकिन उसके बाद फिर हमने अपने गेस्ट से सवाल रखेंगे उनके सामने कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं है। आग बुझाने के वक्त आ गया है, तो इसके बजाय कि हुकूमत वक्त ऐसे मौकिफ ले, ऐसा पोजीशन से ले जिससे सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कश्मीर हुकूमत के साथ इंगेज करके, और हाँ वो एहतजाज करने वालों से भी इंगेज करके अब इस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ज्यादा जो ना एग्रेसिव होगा और सख्त बयान देगा। 1948 में जब अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर कास के लिए जो करारदाद पास हुई है और उसके बाद 5 जंगें हमारे हिंदुस्तान के साथ हुई कश्मीर की वजह से, और फिर अभी पिछले हुकूमत में जहां एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदा किया है, गो कि मैं उसको भी ये समझ रहा हूँ कि 3 मुतालबात से 38 पे चले गए, लेकिन उसके बावजूद जब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनके साथ मुआहिदा किया है कि आपके मसाइल और इनके ऊपर जो ना मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद करेंगे, और फिर उसमें कुछ शिकुम पे 3 शिकुम पे इख्तिलाफ हुआ और उसके बाद एक्शन कमेटी ने एहतजाज शुरू किया। तो मैं ये समझ रहा हूँ, यकीनन मैं ये समझ रहा हूँ कि हर एहतजाज चाहे कराची में हो, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में हो, उनके अंदर कोई इस तरह अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है तो उसके अंदर जरूर दुश्मन ममालिक की एजेंसीज भी काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये सारी बातें भी मैं ये कहूँगा कि कश्मीर और जेपी जो इलाका है उसको हम बाकी सूबों से कंपेयर ना करें, उसको बड़े एहतियात और मुहतात अंदाज में उनको डील करना होगा, न कि वो लोग एहतजाज पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। यकीनन नहीं होना चाहिए, इंतहाई नामुनासिब बात है। 5 जंगें हमने उन्हीं के लिए लड़ी है, बहुत सारी चीजें जो मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे मौके पे मुल्क के वजीर दिफा, पहले तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, इस बुज़दिल शख्स को वजीर दिफा किसने बनाया, जो हिंदुस्तान की जंग में पता नहीं किस गोली में छुपा हुआ था, और यही बिलावल भुट्टो था जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी कर रहा था। और वो शख्स, मैं पिछले असम्बली का हिस्सा रहा हूँ, ये शख्स सूट बूट पहन के सुबह आता था असम्बली के इजलास में और स्पीकर को कहता था मुझे पहला खिताब दे दो, और इसी तरह वो इस तरह अपनी खिताब जो ना वो तकरीब झाड़ लेता था और उसके बाद चड्डी पहन के नहर में कूद जाता था नहाने के लिए। ये शख्स की पूरा कैरियर ये है, और यही शख्स है जिसने अपने जिले में जो 25 साल में से वो MNA और मिनिस्टर बन जा रहे हैं, वहां अरबों रुपए के करप्शन का इंकशाफ किया है। तो क्या कोई परिंदा पर मार सकता है इसके बगैर? तो बहुत सारी चीजें हैं। ख्वाजा आसिफ की हिस्ट्री में एक मुतनाज़ा शख्सियत है, और माजी में इसी कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो फौज को गालियां दी है, बुरा भला किया, वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मगर क़यामत की निशानी है कि वही शख्स वजीर दिफा है। ऐसे बुज़दिल ऐसे शख्स को तो वजीर दिफा के वजीर सब्जी मंडी बना दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नवाज शरीफ ग्रुप का है, जरूर शहबाज शरीफ ने उसका ख्याल रखना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ
कि इसको जो मुतनाज़ा बनाने के लिए और कश्मीर खास को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं कहता हूँ कश्मीरियों से गद्दारी के मुतरादिफ है। जो पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी, हमारी शहादतें हुई है, उन सब शहादतों का जो है ना जिम्मेदार ये ख्वाजा आसिफ है जिसने इस तरह बयान दिया और पूरे कश्मीरियों के दिल आजारी की है। बिल्कुल कादिर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, ये एक मामला तो है ही, लेकिन इसके बरक्स मुझे एक चीज़ बताइएगा। अब बहुत सारे लोग, हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये हुकूमतें बस आपस में दिखाने के लिए लोगों को इस तरह से करती हैं कि वैसे तो अंदर से सब एक ही हैं। अब जिस तरह से आपने सुना इससे पहले शॉर्ट में बिलावल साहब ने कहा कि जहाँ पर नून लीग की हुकूमत है वो खौफजदा है, वो ऐसा क्यों है कि वो क्यों इलेक्शंस नहीं कराते। अच्छा, मुझे एक पॉइंट बताएं कि अब जिस तरह से मैंने इब्तिदा में बात की थी कि काबीना को कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया है, सर इसके पीछे क्या हकायक है? देखिए, यही बात है। मैं एक मतलब फिर आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप इस वक्त हुकूमत की जनाजे को भी पीपल्स पार्टी ने कंधा किया हुआ है, जहां उनके अच्छे काम में हम सपोर्ट करते हैं और अपोजिशन का किरदार भी हम ही अदा कर रहे हैं। हम ही बजट में हुकूमत से लड़ते आ रहे हैं कि महंगाई है, पेट्रोल ज्यादा है, वगैरह वगैरह। बेनजीर इनकम सपोर्ट में 1 करोड़ लोग हैं, उसको बढ़ा दे, 4.5 करोड़ का डेटा मौजूद है। हुकूमत ने 1 करोड़ 20 कर दिया। तो ये सारी जो आवाम के मसाइल है उनके लिए जदोजहद हम ही कर रहे हैं। और अपोजिशन कहाँ पर है? खान को रिहा कर दो, अब तो वो मुतालबा भी छोड़ दिया, अब खान से मुलाकात कराओ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बात आप कर रही हो कि भाई कहते हैं मिले हुए, तो भाई अगर इसको मिलना कहते हैं कि हुकूमत की नाइली और उनकी नाकिसकर्दी को हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर मिली हुई फिर किसे कहते हैं? और फिर वो कौन लोग हैं जो खामोश बैठे हुए असेंबली के फ्लोर पे और टीएडीए ले रहे, सारे जो मराहत ले रहे और अवाम के मसाइल के लिए उन्हें कोई आवाज नहीं उठाया। तो मैं इस मिली हुई भगत को जो आप कह रहे हो या आवाम की कह रहे हो, तो मैं उसको कबूल करने को तैयार हूँ अगर हमारे ये गुनाह है। दूसरी बात ये कि इसी कश्मीर जो एक्शन कमेटी है जिसका एक मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो मुहाजिरीन की सीटें हैं 12 सीटें वो खत्म कर ले। उस मुतालबे ने भी उस वक्त जोर पकड़ लिया है जब राना सनाउल्लाह का बकायदा वीडियो आ गया, आपकी नजर से भी गुजरा होगा। उन्होंने ये कहा कि ये जो 12 मुहाजिरीन की सीटें ये तो हमारे जेब में। और फिर एक और वीडियो उनकी आ गई, उसने कहा ये पंजाब की जो 10 मुहाजिरीन की सीटें हैं वो कैंडिडेट को हम इंतजामिया के साथ बिठा लेंगे, ये तो कोई मसला नहीं है। तो इसी वजह से वो जो एक्शन कमेटी है उनको एक बहाना मिल गया है कि ये मुहाजिरीन की सीटें खत्म करे। और ये मुहाजिरीन वो मुहाजिरीन है जो 23 लाख के लगभग है, जो पूरे पाकिस्तान में आबाद है, और वो बेचारे अपने इलाका घर बार छोड़ के आए हुए हैं और सिर्फ इस वजह से ताकि जो ना वो कश्मीर के लिए वो कुछ कर सके, और यहाँ उनसे वो हकी छीना जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारे मामले को जो बिलावल साहब ने पॉइंट आउट किए कि शहबाज शरीफ साहब को और दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। उनकी अपने बगल में जो है ना वो दुश्मन बैठे हुए हैं, जो नवाज शरीफ ग्रुप है, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने तो बार्गेनिंग कर ली अपनी भाई के साथ, जो वो वजीर आजम नहीं बन सका, बेटी को वजीर अला बना दिए और समदी को जो है ना वो नायब वजीर आजम बना लिए, और इस दोस्त को जाके वजीर दिफा बना लिए। और राना सनाउल्लाह जिसको इलेक्शन नहीं जीतने दिए मेरी तरह, उनको जाके बाद में ऑब्लाइज करके सेनेटर और एडवाइजर बना दिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये सारे नून लीग और शीन लोग के बीच में एक चपकलश है, और ये है। और इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये दुश्मन ढूंढना है या गद्दार ढूंढना है तो अपनी सफों में ढूंढ ले, आप इधर उधर की बातें ना करें। अच्छा सर, कश्मीर का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई वो चौधरी अनवार उल हक साहब के ज़माने में स्टार्ट हुई, जब कश्मीर में अपोजिशन का कोई नाम नहीं था। और सेम सिचुएशन पिछले 2-2.5 साल में हमें पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है कि अपोजिशन उस तरह से काम ही नहीं कर रही। अपोजिशन का काम सिर्फ एक ही रह गया था। पहले वो जिस तरह आप बात कर रहे हैं रिहाई का, और उसके बाद अब मुलाकात का काम, मतलब वो अवामी इशूज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि पीपल्स पार्टी भी तो आईनी अहदों पर बैठी हुई है, वो भी उस तरह से अवामी इशूज़ के ऊपर तो बात नहीं कर रही। तो पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की सिचुएशन कल बन गई, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। पीपल्स पार्टी बिल्कुल अवामी इशू आपके सामने मैंने गिनवा दिए, हमेशा हम बात करते रहते। अभी जो ख्वाजा आसिफ की बांजी ने जो बिल पास किए मुतनाज़ा, जो उसका पीटीसीएल के हवाले से, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी की हमारी चेयरपर्सन परवशा खान साहिबा ने आवाज उठाए और उनको रोका उन्होंने। तो ये बात अर्गिज आप नहीं कह सकते हो कि पीपल्स पार्टी अवामी इशू के ऊपर वो नहीं करे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी आईनी उर्दू पे बैठी है, इस वजह से कि हमने 2024 के इलेक्शन में पीटीआई को ऑफर किए, पीटीआई ने हमारे ऑफर को ठुकरा दिए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था नून लीग की जनाजे को कंधा देने के लिए, और
और शहबाज शरीफ को तो पिछले पीडीएम की हुकूमत में भी जो हमने 10 दिन 10 रात लॉन्ग मार्च किए है और नून लीग मुतफिक नहीं हो रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी ने राजी कर दिए कि एमक्यूएम और काफ लीग जो है ना वो पीटीआई से बेजार है, हम अपने साथ ले सकते हैं, और हमने वो करके दिया है और प्लेट में वज़ीर आज़म का सीट उसको दी है। लेकिन मैं आपसे जो बात पहले किया था कि अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भाई वो टीम एक दूसरे से बार्गेनिंग कर रहे हैं कि मेरी बेटी को वज़ीर आला बनाओ तब तो आपको वज़ीर आज़म मानूंगा, मेरे समधी को अपने साथ नए वज़ीर आज़म बनाओ तब आपको मैं वज़ीर आज़म मानूंगा, तो पीपल्स पार्टी ने अगर वोट दिए तो उसके बदले में हमने आईनी ओहदे जरूर लिए, लेकिन इन आईनी होने के इख्तियार क्या है? मुझे एक बात बताओ, वज़ीर आला पंजाब का इख्तियार और सदर पाकिस्तान के इख्तियार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने पिछले टेन्योर में अपने सारे इख्तियार पार्लियामेंट को दिए है, बाकी रह के गवर्नरों के इख्तियार, तो गवर्नर तो जाफर मंदोखेर साहब भी बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में नून लीग का, तो पूछे उसके पास क्या इख्तियार है? हमारा पंजाब का गवर्नर है, उसके पास क्या इख्तियार है? हमारा पुख्तनख्वा का गवर्नर है, उनके पास क्या इख्तियार है? तो मैं ये समझ लूं गवर्नरों का और सेनेट के चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का और सदर पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं ये कहता हूँ सबको मिला के एक वफाकी वजीर के बराबर भी इख्तियार नहीं है। तो जहां हमने वोट दिया तो जरूर हमने आईनी ओहदे लिए, लेकिन मैं एक चीज आपके दोस्त से मजाक के तौर पे आइए नून लीग से पूछो, आप अपने ओहदे हमें दे दे, हम अपने ओहदे आपको देते, ये मेरा जाती राय है। फिर वो सर ये बात आपने दुरुस्त की है, लेकिन बहुत सारे रहनुमा आते हैं ना हमारे पास इसी तरह, तो वो ये कहते हैं कि जब हम उनसे यही बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फिर आईनी ओहदों से इस्तीफे दे दें और चले जाएं, ऑपोजिशन में बैठ जाएं, ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन चलें, वो भी क्लैरिटी आपने दी कि आप वो भी किरदार अदा करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, जीबी हुकूमत के हवाले से क्या इत्तेफाक हुआ है सर पीपल्स पार्टी का IPPs के साथ? वैसे जीबी हुकूमत में पाकिस्तान के एक अनोखा तरीक़ेकार है नून लीग का। यकीनन ये अशराफिया का बनियों का पार्टी है, उनको आवाम से और जमहूरियत से इनसे कोई दूर का वास्ता नहीं है। जीबी हुकूमत में वज़ीर आला को वोट भी कर रही है नून लीग और अपोजिशन लीडर भी है। ऐसा अजूबा आपने कभी देखा है पाकिस्तान की तारीख में? और डिप्टी स्पीकर का ओहदा भी ले रहे। चलो गवर्नर तो उनकी वफाक की हुकूमत है, वो उनके पास इख्तियार है, वो ले सकती है। लेकिन फिर सवाल ये है कि इस जीबी के इलेक्शन से पहले मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने और कुछ जैसे कारकुनों ने हर टीवी चैनल पे हमने ये बात उठाई है कि वहां भी उन्होंने एक राजा ढूंढी है, शहबाज राजा के नाम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने जीबी को अपने वालिद साहब का रियासत समझ के उसने अपना ही अनोखा कानून बना लिया। मैं PhD डॉक्टर हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ये मुझे जरा कानून तो सिखा दे, बता दे कि कौन सा कानून है जब जीबी का वफाकी वजीर या कश्मीर का वफाकी वजीर अमीर मुकान साहब बाकायदा जल से जलूस कर रहे, सारा इंतजाम कर रहे, वो फाकी वज़रा करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे हैं, यानी कोई इलेक्शन रूल्स की वायलेशन नहीं है। और फिर सियासी लोगों से आप NOC मांग रहे हैं अपने ही मुल्क के अंदर। PTI के आधे को NOC दी, आधे को नहीं दी, हमसे भी NOC मांगा, हमने दिए, तो ये कौन सा है? और फिर नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने 2029 के लिए संभाल के रखा था मुस्लिम लीग नून ने, उन्होंने वो मोहरा भी इस्तेमाल कर दिए। वो बेचारा वहां जाके उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों निकाला, बजाय वोट मांगने के उसने अपना टुकड़ा सुना दिए और जीबी के अवाम ने वो सारी चीजें उनको रिजेक्ट कर दी। और फिर ये भी वहां वफाकी वज़रा ने कहा कि आपको जीबी कराची बनाना है या लाहौर बनाना है, तो यकीनन जीबी वालों ने बिलावल का कराची एक्सेप्ट कर दिए, CCD का लाहौर रिजेक्ट कर दिया। अच्छा सर ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जीबी में जो एक्चुअल जो सवाल था गज़ल का वो वहीं पे है कि IPP और आपके दरमियान जो इत्तेफाक हुआ, क्या वो बता सकते हैं कि उनमें किन शराइत के तहत वो इत्तेफाक हुआ है? देखिए यकीनन मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 2024 का इलेक्शन भी इसी तरह ऑर्गेनाइज किया गया कि किसी पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। तीन सबसे बड़ी पार्टी PTI, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी। जब तक दो पार्टी आपस में नहीं मिल सकती थी वो हुकूमत बना नहीं सकती थी। और इसी तरह उन्होंने वो रिहर्सल जो ना यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर दी है। ये हमारे सारे खदशात एतराजात के बावजूद कि मनपसंद सूबे से आपने बदनाम में जमाना पुलिस CCD बुला लिए, जिसने 22 से ज्यादा लोगों को कत्ल किए और एक मासूम बच्ची निया को जिस तरह उन्होंने गोली बरसा दी है, वालिदैन की गोद में वो बैठी। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जो ना वो टस से मस नहीं हुई, अफसोस तक नहीं किए मरियम बीबी और इनके गुजरा ने। और वो जो CCD का सरबराह है वो टाइट कोट पहन के और ताज़ियत के लिए चले गए। और आप ये समझ लो कि वहाँ सैकड़ों दर्जनों गोलियां बरसाई और एक आदमी गिरफ्तार हुआ है और तफ्तीश पे कौन कर रहा है? CCD कर रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस टाइप की अखंडियत उन्होंने इस्तेमाल कर ली है। लेकिन उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब ने जो ना वो भी असम्बली का बजट का सेशन का बाइकाट किया है
कि भाई ये अब क्या ड्रामे मचा रहे हो, आप धांधली पे धांधली कर रहे हो। यानी जेपी का जब इलेक्शन हुआ 7 तारीख की शाम को 2-3 घंटे के अंदर जब रिजल्ट आना शुरू किया तो पीपल्स पार्टी की 9 सीटें थी और नून लीग की 2 सीटें, और एक हफ्ता 10 दिन उन्होंने डिले कर दिया और मुस्लिम लीग नून को 5-6 सीटें दिला दी है, पीपल्स पार्टी के एक आध सीट बढ़ गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ, फिर आपको भी ये भी अजूबा बता दूं, पाकिस्तान के तारीख में हमेशा जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं वो चलती गाड़ी में सवार होते हैं, यानी जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में उस पार्टी में शमूलियत करते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ है कि जो 25वें नंबर पे जो पार्टी आई, जो एक सीट पे नहीं जीती, शायद अलीम खान साहब का पहला विजिट जीपी करता, उनकी झोली भी 4 सीटें डाल दी है। तो ये सारा ड्रामा है, ये सारा मिली भगत है। लेकिन यकीनन मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो उनको जरूरत पड़ेगी, आईपीपी की वोटों को भी उनको जरूरत पड़ेगी, मुस्लिम लीग नून के वोटों को भी, और ये सारी चीजें इस वजह से यकीनन पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो एक अकलौती पार्टी की होते वो हुकूमत नहीं बना सकती। यकीनन हमें आईपीपी के साथ जो है ना वो मुआहदा करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो यकीनन हमें मजबूरन जो है ना वो नून लीग के साथ मुआहदा करने पड़ेगा। तो ये सारे तो एक ये समझ लो कि हुकूमत बनाने के जो एक फार्मूला है उससे बगैर तो आप जा नहीं सकते उसमें। बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ एक और पॉइंट पर भी आप थोड़ी सी रोशनी डालिए और उसके ऊपर अपना एनालिसिस भी दें। ये जिस तरह से पाकिस्तान का अब नाम है दुनिया में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान ने एक ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक मूव किया है जिसकी तारीफ दुनिया भी कर रही है, एक तो आप इसको कैसे देखते हैं, और दूसरा हमारा जो गैस पाइपलाइन मंसूबा ईरान के साथ जिस पर अभी बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान है, उसको आप कैसे देख रहे हैं उस तनाजुर में कि क्या इस पर भी अब बातचीत होगी और इन फ्यूचर आपको इस हवाले से कोई आउटकम्स या फिर कोई अच्छी बात होती हुई नजर आ रही है? जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था उस जमाने में जब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में ये मुआहदा हुआ था जी, और बकायदा पता नहीं शायद सर पैदा भी हुई थी मैं या नहीं। नहीं 2008 की बात है। ईरान की बॉर्डर जो है ना वो तक जो है ना वो लाइन आ चुकी थी, लेकिन आगे अमेरिका के डर से वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उसको आगे नहीं बढ़ा सकी, क्योंकि पाकिस्तान में गैस की शॉर्टेज है, कारखाने बंद है, पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में बैठा हूँ, यहाँ गैस की शॉर्टेज है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारे मसाइल का और फिर पाकिस्तान का जो किरदार है जहाँ जंग की दुनिया में दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों को शिकस्त दी है, वहाँ उन्होंने सफारती सतह पे पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो की है, और सबसे बड़े मुल्क यानी जो सुपर पावर है अकलौता अमेरिका, उनको जो ना वो इस चीज पे माइल कर दिए कि वो ईरान के खिलाफ या जंग बंदी कर ले। तो मैं ये समझ लूँ कि ये तारीख में एक नाम है, और इस नाम का सबसे ज्यादा सेहरा जो है ना वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर पे है, और यकीनन फिर बाकी सियासी पार्टियों का चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, बिलावल साहब हो, या इमरान खान साहब, मौलाना साहब, सबकी कंट्रीब्यूशन है। कादिर मंदुखेल साहब और इस इशू को सबोताज ठीक हो गया। कादिर साहब थैंक यू सो मच, आपसे बड़ी तफसीली गपशप हुई है। कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तमाम टॉपिक्स को हमने कादिर साहब के साथ कवर किया। ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।